Hello friends, this is Mohit Kumar. Today we will start our new chapter, that is human development, of the book India, People and Economy. So let's start. फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पार्शियल व्यू ऑफ डेवलपमेंट, और वी कैन से वेस्टर्न और यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट. Apparently, it is believed that development is freedom, which is often associated with modernization, leisure, comfort and affluence. देखो हम जनरली क्या है, हम सोचते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो फ्रीडम है, और जो किससे जुड़ा हुआ है, जो कि मॉडर्नाइजेशन से, यानी कि निज जो एकदम आधुनिकीकरण होता है उससे, लीजर मतलब जो फुर्सत जहाँ पर हो, कंफर्ट हो, और एफिलियंस समृद्धि हो, अमीरी हो, तो उससे जुड़ा होता है डेवलपमेंट. तो ये आभास किया जाता है, अपेरेंटली मतलब सोचा जाता है ऐसा कि डेवलपमेंट इसी से जुड़ा हुआ है, इसी से एसोसिएट है. सेकंड है, इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट कंप्यूटराइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, large education system, advanced and modern facilities, safety and security of individuals, etc. are considered as the symbols of development. देखो ये सभी जो हैं सिम्बल्स माने जाते हैं आज के दौर में डेवलपमेंट के लिए, कि डेवलपमेंट अगर कहीं पर कंप्यूटराइजेशन है, कहीं पर इंडस्ट्रियाँ लगी हुई हैं, कहीं पर अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छे हैं, एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा है, एडवांस फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पर हम सिक्योरिटी है इंडिविजुअल्स की बात, तो हम मानते हैं कि वो एक डेवलपमेंट है, जो कहीं ना कहीं सही भी है. तो लेकिन ये कोई एक साइड है, मतलब एक फेज़ बताता है डेवलपमेंट का. दूसरा फेज़ अभी हम आगे चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे, जो आपको समझ में आएगा. आगे देखिए, एवरी इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड गवर्नमेंट मेजर इट्स परफॉर्मेंस ऑफ और लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन रिलेशन टू द अवेलेबिलिटी एंड एक्सेस टू सम ऑफ दीज अबाव थिंग्स. हर कंट्री जो है लगभग, और हर गवर्नमेंट जो है, वो इन्हीं चीज़ों से अपना डेवलपमेंट को मेज़र करती है जहाँ तक है. बट दिस मे बी पार्शियल एंड वन साइडेड व्यू ऑफ डेवलपमेंट. परंतु क्या है कि ये जो है एक पार्शियल व्यू है डेवलपमेंट का, क्योंकि एक दूसरा पहलू भी है जिसके कारण, डेवलपमेंट के कारण बहुत ज़्यादा लोगों को सहना भी पड़ता है ना, कि भाई कुछ एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन अदर एरियाज़ में बहुत कुछ लोग सहते भी हैं. तो वो दूसरा एक फेस है उसका, डेवलपमेंट का. इट इज़ ऑफन कॉल्ड द वेस्टर्न और यूरोसेंट्रिक व्यू ऑफ डेवलपमेंट. तो ये जो मतलब जो मॉडर्नाइजेशन है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, डेवलप ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, इसको हम जो डेवलपमेंट को मानते हैं, ये यूरोसेंट्रिक है. वेस्टर्न जो एक किस्म से हम कहते हैं इसको, व्यू ऑफ डेवलपमेंट है. फॉर ए पोस्ट कॉलोनियल कंट्रीज लाइक इंडिया, कॉलोनाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड रीजनल डिस्पैरिटीज़ एटसेट्रा शो अदर फेस ऑफ डेवलपमेंट. देखो, अब जहाँ डेवलपमेंट हुआ, लेकिन उसके अलावा बहुत से ऐसे एरिया भी हैं, जैसे पोस्ट कॉलोनियल जो कंट्रीज़ है, लाइक इंडिया है, वहाँ पर जहाँ पे कॉलोनाइजेशन हुआ है, कॉलोनाइजेशन के दौरान क्या हुआ था कि बहुत कम एरियाज़ को ही अच्छे से डेवलप किया गया था, जो उनके लिए मतलब फ़ायदेमंद थे. जैसे कॉस्ट पे जो 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 सिटीज़ हैं उनको उन्होंने डेवलप किया था, तो बाकी एरिया को उन्होंने छोड़ दिया था. तो इसका इफ़ेक्ट ये होता है कि कुछ एरियाज़ में तो डेवलपमेंट हुआ, लेकिन कुछ एरियाज़ को बिल्कुल मतलब नेगलेक्ट कर दिया. तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, क्योंकि देखो बताया मैंने आपको, मतलब कुछ जाति के लोगों को फ़ायदा मिलता है, जबकि बाकी जो है, जो रिलीजन या रेस के आधार पर कुछ को फ़ायदा मिलता है, कास्ट के आधार पर, और बाकी को छोड़ दिया जाता है. रीजनल डिस्पैरिटीज़ हुई है, मैंने आपको बताया कि कोस्ट की जो सिटीज़ हैं वहीं पर ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो है बाकी एरिया को ऐसे ही छोड़ दिया गया. तो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हो गई, असमानता हो गई. ये एक दूसरा चेहरा है डेवलपमेंट का, जहाँ कुछ एरिया के अंदर डेवलपमेंट हुआ, लेकिन कुछ एरिया को ऐसे ही छोड़ दिया गया. तो वो एक दूसरा फेस बताता है डेवलपमेंट का, कि ये भी किसके कारण हुआ, डेवलपमेंट के कारण हुआ. अगर यहाँ भी डेवलपमेंट, अगर वो डेवलपमेंट की प्रक्रिया यहाँ पर भी होती तो ये भी ठीक होता, लेकिन उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए जो कुछ किया, तो ये इस तरह से मतलब
ये टेंडेंसी है। आप देखो जैसे अगर अगर हम अर्बन एरियाज़ की बात करें, बड़ी बड़ी सिटीज़ की बात करें, तो वहाँ पर भी बहुत थोड़े एरिया में ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन अदर एरियाज़ जो होते हैं वो बिल्कुल मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो जैसे आप देखो बहुत सारी स्लम्स हैं, मुंबई में हैं, वेस्ट बंगाल में हैं, चेन्नई में है, कोलकाता में है। ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल है अदर फेस ऑफ द डेवलपमेंट। तो आगे देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है और जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट इज़ अ मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज नेगलेक्ट एंड डेप्रीवेशन। देखो अब यहाँ ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकते हैं, इसको कई तरह से एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। पहले हम इसी क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और इसी को डिस्कस करते हैं कि देखो ये क्या है, क्वेश्चन क्या है कि डेवलपमेंट एक मिक्स बैग है, एक मिला जुला थैला है ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, जिसमें बहुत सारे अवसर भी हैं, एज वेल एज नेगलेक्ट डेप्रीवेशन, और जहाँ कहीं ना कहीं नेगलेक्ट भी किया गया है और बहुत वंचित भी किया गया है। तो इन सभी चीज़ों का मिला जुला एक थैला है डेवलपमेंट। तो वो कैसे है वो देखते हैं। जैसे अभी तक आपको जो मैंने इसमें जो ऊपर बताया है, जो यूरोसेंट्रिक व्यू बताया, तो उसमें भी आपको एक पिक्चर तो क्लियर हो गई होगी कि वो क्या क्या बात करना चाह रहे हैं। बाकी आप देखिए अब, इन इंडिया देर आर a few areas like the metropolitan center and other developed enclaves that have all the modern facilities available to a small section of its population। देखो इंडिया में क्या है कि यहाँ पर कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर जैसे मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स हैं, कुछ अदर डेवलप एनक्लेव्स हैं जहाँ पर हर तरह की फैसिलिटी है, मॉडर्न फैसिलिटी है, जहाँ पे अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, जहाँ पे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी है, मतलब जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन वो क्या है, लेकिन वो एक स्मॉल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, वहाँ पे बहुत एक छोटा सा पार्ट रहता है पॉपुलेशन का। तो आगे देखिए, ऑल द अदर एक्सट्रीम ऑफ इट देर आर लार्ज रूरल एरिया। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत बड़ा एरिया एक जो रूरल एरियाज़ हैं, एंड द स्लम्स इन द अर्बन एरियाज़, और जो स्लम्स हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं अर्बन एरियाज़ में, दैट डू नॉट हैव बेसिक एमिनिटीज़ लाइक पोर्टेबल वाटर, एजुकेशन एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल टू मेजॉरिटी ऑफ दिस पॉपुलेशन। मतलब जहाँ एक छोटे पोर्शन में, छोटा जहाँ पर पोर्शन है पॉपुलेशन का, वहाँ पर सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। वहीं दूसरा एक बड़ा चंक है जो रूरल एरियाज़ हैं या फिर अर्बन एरियाज़ में कुछ स्लम्स हैं, वहाँ इवन बेसिक जो सुविधाएं होती हैं वो भी वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। चाहे उसमें एजुकेशन की बात कर लें, चाहे उसमें हम मेडिकल फैसिलिटी की बात कर लें, या फिर जो वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट की बात कर लें, मतलब वहाँ पे बेसिक चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है। अब बात तो दूसरी हो गई, जो लीज़र की, हम कंफर्ट की, जो एफ्लुएंस की बात कर रहे थे, वो एक अलग हो गया, लेकिन वहाँ पर तो बेसिक चीज़ें भी अवेलेबल नहीं हैं। तो आगे देखिए, द सिचुएशन इज़ मोर अलार्मिंग इफ़ वन लुक्स एट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। ये सिचुएशन और ज़्यादा अलार्मिंग हो जाती है और ज़्यादा डराने वाली हो जाती है अगर हम देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं डेवलपमेंट का और अपॉर्चुनिटीज़ का, किस में, अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। अगर हम इसको जो डिफरेंट सेक्शंस हैं, अलग अलग कास्ट हैं, रिलीजन हैं, अगर उनमें हम इनको देखते हैं तो ये हमको और भी ज़्यादा अलार्मिंग लगती है ये सिचुएशन जो डेवलपमेंट के कारण जो पैदा हुई है। अब देखो वो क्या है, इट इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, पुअर फार्मर्स एंड स्लम dwellers एट्सेट्रा आर द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड लॉट। देखो अगर हम देखें कि मेजॉरिटी ऑफ द जो शेड्यूल कास्ट हैं, ट्राइब्स हैं, जो जिनके पास लैंड नहीं है, ऐसे लेबर हैं, और पुअर फार्मर्स हैं, गरीब लोग हैं, जो गरीब किसान हैं, स्लम dwellers हैं, जो स्लम्स में रहने वाले निवासी हैं, और ये सभी क्या है, मार्जिनलाइज्ड, एकदम हाशिए पर हैं, मतलब जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जो एक डेवलपमेंट की जो मेन धारा है उसमें नहीं आए, मेन स्ट्रीम में नहीं आए हुए हैं। तो ऐसे बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत छोटी पॉपुलेशन ही जो है जिसको बेनिफिट हुआ है इससे बहुत ज़्यादा, लेकिन बाकी जो है मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिनको इससे कोई बेनिफिट नहीं पहुंचा है।
तो ये एक बड़ा मतलब दिखाती है, अलार्मिंग सिचुएशन दिखाती है। आगे देखते हैं, लार्ज सेगमेंट ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इज़ द वर्स्ट सफरर अमंग ऑल। और अगर हम बात करें फीमेल की तो वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं और बहुत लगभग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन हमारी फीमेल की पॉपुलेशन है, तो वो भी बहुत सफ़र कर रही है इसी वजह से, डेवलपमेंट की वजह से। It is equally true that the relative as well as absolute condition of the majority of these marginalized sections have worsened with the development happening over the years। देखो जितने जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ ही क्या हो रहा है कि जो हमारा ये जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, जितने भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड जितने भी स्लम डवेलर्स हैं, पुअर फार्मर्स हैं, अगर हम इनकी बात करें तो इनकी अगर हम रिलेटिवली इनकी कंडीशन देखें, रिलेटिवली मींस अगर आप रिच पीपल से, एफिलियंस पीपल से अगर आप उनकी कंपैरिजन करोगे तो वो बहुत आपको नीचे दिखाई दिए जाएंगे कि वो उनका डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है। या अगर आप एब्सोल्यूट भी देखोगे कि उनके पास इवन एक मेडिकल फैसिलिटी नहीं है ना, उनके पास बेसिक एमिनिटीज़ जो है वहाँ पर उपलब्ध नहीं है उनके पास, तो आपको सिचुएशन और ज़्यादा वर्स्ट नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा बिगड़ती नज़र आएगी, ख़राब नज़र आएगी डेवलपमेंट के कारण। आगे देखते हैं, कॉन्सिक्वेंटली वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर कंपेल्ड टू लिव अंडर एब्जेक्ट पॉवर्टी एंड सब अर्बन ह्यूमन कंडीशन। तो देखो इसका परिणाम क्या होता है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है हमारी वो मजबूर है, मतलब एक बहुत ज़्यादा जो पॉवर्टी है, भयानक पॉवर्टी है, गरीबी है, उसके नीचे या सब ह्यूमन कंडीशंस हैं उसके अंडर रहने के लिए वो मजबूर हैं, बहुत बड़ी पॉपुलेशन हमारी जो है। तो ये एक दूसरा फैक्टर था। एक और फैक्टर भी अब जो आता है वो जो डेवलपमेंट के कारण हुआ है वो क्या है, अनदर इंटररिलेटेड आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट हैज़ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द डिटोरिएटिंग ह्यूमन कंडीशन इज़ एनवायरमेंट पोल्यूशन। देखो एक और जो फैक्टर है इसी से जुड़ा हुआ, जो कि जिसका डायरेक्ट मतलब जो है इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन कंडीशंस के ऊपर, जो बिगाड़ता है ह्यूमन कंडीशन को कहीं ना कहीं, वो क्या है, एनवायरमेंट पोल्यूशन है। अब देखो इट लीडिंग टू इकोलॉजिकल क्राइसिस। देखो ये इकोलॉजिकल क्राइसिस के फॉर्म में हमारे सामने आता है। जो तीसरा जो हमारा एक हमने देखा है जो एस्पेक्ट, कि आप देखो डेवलपमेंट के कारण बहुत कुछ हो रहा है, मतलब आप जगह जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, जगह जगह जो है इंडस्ट्री लगाई जा रही हैं, बहुत धुआं जो है CO2 जो है एनवायरनमेंट में छोड़ी जा रही है। तो इससे कहीं ना कहीं पूरे एक ना केवल एक आम लोग को बल्कि पूरी सोसाइटी को, पूरी ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर खतरा पैदा हो गया, क्राइसिस आ गया है। तो इसके अलावा देखो एयर, soil, water and noise pollution have not only led to the tragedy of commons but there have also threatened the existence of society। मतलब ये केवल आम आदमी को ही, मतलब जो हम देख रहे हैं एयर पॉल्यूशन, सॉइल, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ये केवल आम आदमी को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन आने वाले समय में ये एक खतरा है पूरी सोसाइटी के ऊपर। जैसे जितना भी हम CO2 छोड़ रहे हैं, जितना जो है ग्रीन हाउस गैसेस को हम एनवायरनमेंट में भेज रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, उससे जो है अर्थ का जो एक एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। उसके अलावा जो है इन्हीं गैसेस के द्वारा जो है हमारा ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, तो उससे अल्ट्रावायलेट रेजेस नीचे आएंगी। तो ये बहुत बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। इससे आने वाले समय में जो है, जैसे अभी भी मतलब बहुत सारी जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो चेता रही हैं कि भाई ये सिचुएशन आ सकती है आने वाले 60 वर्ष में, कि भाई ये हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग के कारण सी लेवल इंक्रीज़ कर जाएगा, बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इससे भी ज़्यादा, जो आज की जो हमारी कोरोना वायरस की जो कंडीशन है इससे भी ज़्यादा नुकसान देगी ये जो हमारा क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर जो थे ये डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, और इन्हीं के कारण जो है, जो हम डेवलपमेंट जिसको मान रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन जिसको मान रहे हैं, उसकी वजह से हम बहुत बड़ा एक फेस जो है छोड़ दे रहे हैं। हम सिर्फ उसकी कंप्यूटराइजेशन, मॉडर्न कम्युनिकेशन नेटवर्क, इन सभी चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन जो उसका दूसरा पहलू है उसको हम नहीं देख रहे हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन भी ऐसा ही था कि डेवलपमेंट इज़ अ मिक्स्ड बैग ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज नेगलेक्ट एंड डेप्रीवेशन। देखो अब इसको आपने 3 सेगमेंट में पढ़ा है इस टॉपिक को, और इस क्वेश्चन को और तरीके से भी पूछ सकता है। अब देखो जैसे मैंने इसमें ऊपर दिया है, देखो पढ़ो इसको एक बारी। हाउ द प्रेजेंट डेवलपमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू एड्रेस द इशू ऑफ सोशल इनजस्टिस, रीजनल इम्बैलेंसेस
एंड एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन एक्सप्लेन। मतलब जो हमारा जो प्रेजेंट डेवलपमेंट चल रहा है वो उसने एड्रेस नहीं किया है कुछ इश्यूज़ को, जैसे सोशल इनजस्टिस है, रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन। देखो आपने अभी इन तीनों वर्ड को आप देखो, ये तीनों वर्ड आपसे किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं और तीनों वर्ड्स के बारे में आपने अभी पढ़ा है। जैसे सोशल इनजस्टिस की अगर हम बात करें तो उसमें आपने देखा कि भाई जो है एक जो सेक्शंस हैं जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, लेबरर्स हैं, तो वहाँ पर उनको जस्टिस नहीं मिला है, कि सभी लोगों को इक्वल जस्टिस नहीं मिला है। तो आपने वो देखा इस पोर्शन के अंदर। दूसरा रीजनल इम्बैलेंसेस, आपने देखा कि छोटा सा जो पोर्शन है डेवलप्ड एरिया है, जैसे मेट्रोपॉलिटन एनक्लेव्स हैं, डेवलप्ड एनक्लेव्स हैं, वहीं पर ही जो है अच्छे से डेवलपमेंट हुई है। बाकी जितना भी एरिया है, जैसे रूरल एरिया है, जो अर्बन एरिया का स्लम्स एरिया है, वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो ये किसको दिखा रहा है? ये रीजनल इम्बैलेंसेस को दिखा रहा है। एंड एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, जो थर्ड आपने जो एस्पेक्ट पढ़ा था वो एनवायरमेंट पोल्यूशन से रिलेटेड था। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और आपको बताना वही तीनों के बारे में है। और ये वही क्वेश्चन है जिसको अभी हमने जो जो मिक्स बैग है अपॉर्चुनिटी का और नेग्लेक्ट और डेप्रीवेशन का, उसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी पूछ सकता है। और एक और जैसे फॉर्म मैंने बनाया, जैसे वाई डेवलपमेंट कंसिडर्ड एज द कॉज ऑफ सोशल अनरेस्ट और इकोलॉजिकल क्राइसिस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव इनजस्टिस एट्सेट्रा। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन बन सकता है और यही तीनों फैक्टर इसमें भी हम पढ़ चुके हैं। सेम यही चीज़ है, ये भी सोशल अनरेस्ट हो चुका है कि है ना, मतलब सबको बराबर इक्वली राइट नहीं मिल रहा है किस्म से। डिस्ट्रीब्यूटेड इनजस्टिस है कि भाई मतलब जो है कि भाई कुछ एरियाज़ में ज़्यादा हो रहा है, कुछ में कम हो रहा है ना। कुछ पॉपुलेशन को ज़्यादा मिल रहा है, कुछ जो है सेक्टर्स को, जैसे कुछ रेसेस हैं या फिर कुछ रिलीजन्स हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, कुछ कास्ट हैं लेकिन बाकी को नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों फैक्टर इसी चीज़ को बता रहे हैं और इससे आपसे तीन तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एग्जैक्ट इसका मीन क्या है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा और ये अच्छे से समझ में आ भी जाएगा आपको। ये तीनों फैक्टर हमने पढ़ लिए हैं अभी। अब आगे देखते हैं। अब एक आगे एक और जो है एक शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ था थोड़ा सा, इसको मैंने अलग से टॉपिक बना लिया है। क्या है? इंटर रिलेटेड प्रोसेसेस ऑफ डिक्लाइनिंग कैपेबिलिटीज़ ऑफ द पुअर ड्यू टू डेवलपमेंट। देखो डेवलपमेंट के कारण जो गरीब लोग हैं, मतलब देखो ये भी एक किस्म से डेवलपमेंट से इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट है। और उसके कारण जो है लोगों की, जो गरीब लोग हैं उनकी जो कैपेबिलिटी है वो डिक्लाइन हो रही है। तो वो कौन से तीन ऐसे जो हैं इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, देखते हैं चलो इसको। द थ्री इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट दैट डिक्लाइंस पुअर कैपेबिलिटीज़ आर सोशल कैपेबिलिटीज़। देखो ये तीन कौन कौन से हैं? पहला है सोशल कैपेबिलिटी। सोशल कैपेबिलिटी में आता है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, वीकनिंग सोशल टाइज। देखो इसमें क्या हो रहा है कि पुअर लोगों की, जो गरीब लोगों की क्या कैपेबिलिटी कम हो रही है। सोशल कैपेबिलिटी में क्या आएगा कि देखो जितने भी प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं, जितने भी डैम बनाए जाते हैं या फिर हाइडल पावर प्रोजेक्ट होते हैं, उनके कारण बहुत बड़ी पॉपुलेशन को डिस्प्लेस करना पड़ता है। और इसके अलावा डेवलपमेंट के कारण जो है, पहले देखो जितनी भी फैक्ट्रीज़ होती थी, पहले सारा काम जो है मतलब जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता था। जैसे आप कोई भी एक फैक्ट्री लगा लीजिए जहाँ पर कोई भी एक प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट की हर तरह के काम डिवाइड होते थे कि भाई ये पहले इसके पास जाएगा, फिर वो बंदा इसके ऊपर जो है रैप करेगा, वो इसको जो है इसके अंदर मटेरियल डालेगा। तो एक पूरा प्रोसेस होता, सभी मिलकर काम करते थे, एक टाई बनता था अच्छे से। लेकिन अब क्या हो गया, मशीनें आ गई हैं और डेवलपमेंट इतना हद तक हो चुका है कि आप देखो, आप कभी जैसे आपने देखा भी होगा कि डिस्कवरी में जैसे जैसे कोई भी जो कोल्ड ड्रिंक है उसकी जो बोतल बनती है, तो उसमें क्या होता है, पहले एक बोतल जाती है अपने आप ही, जाकर उसको आगे से उसके अंदर मटेरियल डलता है, आगे जाएगी वो उसके ऊपर जो है कवर हो जाएगा, उसकी जो ब्रांडिंग हो जाएगी वो लग जाएगी। ऐसे ही उसके ऊपर जो है उसका जो है मतलब उसका पूरा प्रोसेस हो जाता है कि एकदम कंप्लीट वो बनकर आ जाती है हमारे सामने। लेकिन अब इसमें किसी ह्यूमन की तो ज़रूरत पड़ी नहीं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ है और उसके बाद सोशल टाइज़ जो हैं, लोगों का जो आपस में मिलकर जो आपस में जो संबंध होते थे, वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुए हैं जो है इस डेवलपमेंट के कारण। तो सोशल कैपेबिलिटीज़ पे भी अफेक्ट पड़ा है। दूसरा एनवायरमेंट कैपेबिलिटीज़, अब ये ड्यू टू पॉपुलेशन है, आपने देखा ऊपर। पर्सनल कैपेबिलिटीज़ क्या है? ड्यू टू इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ डिजीज़ accidents, this in turn has adverse effect on quality of life and human development.
देखो ये क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा डिजीज़ बढ़ी है। आपको बताया कि पॉल्यूशन के कारण जो है आज बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग हैं जो सांस की बीमारी से परेशान हैं, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। जैसे जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर और भी ज़्यादा बुरी हालत है। इसके अलावा जो एक्सीडेंट्स हैं बढ़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। हम ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स डेवलप करते जा रहे हैं, या फिर बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के पास गाड़ी हो चुकी है। तो इससे क्या हो रहा है, मतलब एक डेंसिटी जो है वो बढ़ रही है, जिससे जो है बहुत मात्रा में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो इसके अलावा भी कई कई चीज़ें हो सकती हैं जो ये एडवर्स इनका इफ़ेक्ट पड़ता है एक क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये तीन जो हैं इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं जिनका कैपेबिलिटी पर, ह्यूमन की कैपेबिलिटी पर जो है इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सोशल कैपेबिलिटी है, एनवायरमेंट कैपेबिलिटी और पर्सनल कैपेबिलिटी। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। बाकी आगे है ह्यूमन डेवलपमेंट। देखो ह्यूमन डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में हम फर्स्ट बुक में जो है हम पढ़ चुके हैं अच्छे से, वहीं से ही आएगा अगर कॉन्सेप्ट आएगा तो। एक डेफिनेशन दी थी ह्यूमन डेवलपमेंट की, यहाँ पे अच्छी डेफिनेशन है तो मैंने उसको यहाँ पे लिख लिया है। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशन आ जाती तो आप इसको लिख सकते हो अच्छे से। बाकी आप वो भी लिख सकते हो जो महबूब उलग की है, वो भी अच्छी डेफिनेशन है, छोटी डेफिनेशन, लेकिन ये थोड़ा सा उसको और बढ़ा दिया गया और इसका एक अच्छी डेफिनेशन बनाया है। इसको वो भी देख लेते हैं एक बारी। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द रेंजेस ऑफ पीपल चॉइसेस। वही है कि भाई एनलार्ज करना है हमने चॉइसेस को पीपल्स की। इंक्रीजिंग देयर अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर, इनकम, एम्पावरमेंट, मतलब उनकी एजुकेशन जो है अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना है, हेल्थ केयर की अपॉर्चुनिटी है, इनकम की और उनको एम्पावर करना है। एंड कवरिंग द फुल रेंज ऑफ ह्यूमन चॉइसेस, मतलब हर तरह की ह्यूमन की जितनी भी चॉइसेस हैं उनको कवर करना है, चाहे वो फिज़िकल एनवायरनमेंट से लेकर, एक साउंड फिज़िकल एनवायरनमेंट से लेकर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम तक। मतलब उनकी हर जो है ह्यूमन चॉइसेस हैं उनको हमने कवर करना है। तो इसके अंदर आता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आता है। तो वही बातें हैं सारी की सारी जो पहले हम पढ़ चुके हैं, सब की सब वही चीज़ें हैं। बस इसमें जो है एक वो रेंज दे दिया है कि साउंड फिज़िकल एनवायरनमेंट से लेकर इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम तक। ठीक है, आगे देखते हैं। रोल ऑफ यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके बारे में भी हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। एक छोटा सा बॉक्स था पिछली बुक में, यहाँ थोड़ा सा इसको एलेबरेट करके दिया है तो उसको हम देख लेते हैं। द मोस्ट सिस्टमेटिक एफर्ट टुवर्ड्स द ह्यूमन डेवलपमेंट वाज द पब्लिकेशन ऑफ द फर्स्ट HDR बाय UNDP in 1990। देखो सबसे जो सिस्टमेटिक एफर्ट किया था ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, वो सही मायने में किया था जो है हमारा UNDP ने, जिन्होंने एक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट दी थी, HDR दी थी 1990 से, और जो तब से लेकर अब तक लगातार आ रही है, हर साल आ रही है। सिंस 1990 UNDP हैज़ बीन ब्रिंगिंग आउट वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एवरी ईयर, हर साल निकाल रहा है ये। दिस रिपोर्ट डज नॉट only define human development, make amendments and changes its indicators, but also rank all the countries of the world। देखो ये रिपोर्ट केवल ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफ़ाइन ही नहीं करता है, जो ये रिपोर्ट आता है इसके अंदर जितने भी मेजर अमेंडमेंट्स होते हैं, चाहे वो इंडिकेटर्स से रिलेटेड हों, चाहे वो उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हों, जितने भी फैक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड हों, तो ये धीरे धीरे जो है जितना भी समय अनुसार उसको चेंज करता रहता है। इसके अलावा जो है वो सभी कंट्रीज़ का एक स्कोर मेज़र करता है और उसके आधार पर उनको रैंक देता है। तो ये काम भी कौन करता है, यही UNDP ही करता है, जो HDR जो रिपोर्ट देता है उसके माध्यम से। तो ये है, ये सब आप पहले पढ़ चुके हैं। बेस्ड ऑन द कैलकुलेटेड स्कोर, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1993, progressive democratization and increasing empowerment of people are seen as the minimum condition for human development। देखो जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 1993 की, उसके अकॉर्डिंग जो है प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन, ये क्या है, देखो इसको, इस टर्म को ही समझ लीजिए। प्रोग्रेस मतलब कि बढ़ाना, प्रोग्रेस करना। डेमोक्रेटाइजेशन मतलब कि डेमोक्रेट मतलब हो गया कि सभी के लिए, मतलब
किसी को भी नहीं छोड़ना है इसके अंदर, हर व्यक्ति को लेना है। तो हर व्यक्ति की प्रोग्रेस के लिए जो होता है ये होता है, इसमें सब तरह के सोशल रिफॉर्म्स हैं, इसमें हर तरह के गरीब लोग हैं, इसमें फार्मर्स हैं पुअर, और इसके अलावा जितने भी छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं सभी को इसमें लिया जाता है। सभी के डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन के ऊपर इसने फोकस किया था 1993 की रिपोर्ट में। तो आपसे ये MCQs में पूछ सकता है कि जो जो मेन जो एम था उसका HDR 1993 का वो क्या था। तो ऑप्शन में आपको प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन जरूर दिखेगा। तो इस तरह से आपसे पूछ सकता है। और इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल आर सीन एज द मिनिमम कंडीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। उन्होंने एक मिनिमम कंडीशन बताई थी 1993 की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में कि प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटाइजेशन और इंक्रीजिंग एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, ये दो चीज़ें जो हैं इनको उन्होंने बिल्कुल मिनिमम कंडीशन बताई थी ह्यूमन डेवलपमेंट की। ये तो कम से कम होना ही चाहिए, सभी के लिए बराबर है। ऐसा नहीं मतलब आप जो रिच पीपल्स हैं जो पहले से ही बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्हीं का ही हमको डेवलपमेंट नहीं करना है, हमको सभी के बारे में सोचना है। तो ये एक जो है दिया था 1993 की रिपोर्ट में। मोरओवर इट also mentions that development must be woven around people, not people around development। तो ये भी बात है कि पहले ही बात आ चुका हूँ मैं आपको कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो पीपल को मिड में रख कर होना चाहिए, पीपल के अराउंड होना चाहिए, ना कि डेवलपमेंट बीच में और अराउंड में उसके पीपल्स हों। मतलब समझ रहे हो कि जो डेवलपमेंट मस्ट बी वूवन अराउंड पीपल, पीपल्स के चारों ओर ही डेवलपमेंट होना चाहिए, नॉट द पीपल अराउंड डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि डेवलपमेंट को बीच में रखें और फिर हम उसको जो है लोगों के ऊपर उसको लागू करें। तो मेन हमारा मुद्दा ये है कि हमको लोगों को ही रखना है बीच में और उनका डेवलपमेंट हम कैसे कर सकते हैं वो देखना है। तो ये मेन थीम थी, आप देख चुके हो, पहले बता दिया था इसको मैंने पिछली क्लास में भी। आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट फैक्टर विच आर हैविंग लैक ऑफ सेंसिटिविटी इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन केस ऑफ इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। देखो भारत और अन्य जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए मतलब देखो 3 मेजर फैक्टर तो हमने पढ़ लिए थे, जो 3 मेजर इंडिकेटर थे, हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज। तो ये तो हमने पढ़ लिया। उसके अलावा भी कुछ ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को भारत जैसी कंट्रीज़ के लिए। तो वो कौन से हैं? जैसे अपार्ट फ्रॉम, देखो इसको एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, अपार्ट फ्रॉम 3 मेजर इंडिकेटर्स विच कुड बी द अदर सिग्निफिकेंट फैक्टर टू कैलकुलेट डिटरमाइन द ह्यूमन डेवलपमेंट इन केस ऑफ इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज़। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पे आपकी बुक में दिया है हिस्टोरिकल फैक्टर लाइक कॉलोनाइजेशन, इम्पीरियलिज्म एंड न्यू इम्पीरियलिज्म। देखो इन्होंने भी कहीं ना कहीं जो हिस्टोरिकल फैक्टर हैं, कहीं ना कहीं आज के टाइम पर जो भी कंट्रीज़ हैं जिनके ऊपर इनका इम्पेक्ट रहा है वहाँ पर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट उतनी तेज़ी से नहीं हुआ है जितनी तेज़ी से हो सकता था। तो ये कॉलोनाइजेशन है, चाहे इम्पीरियलिज्म है, न्यू इम्पीरियलिज्म है, इनका बहुत इम्पेक्ट रहा है कंट्रीज़ के ऊपर। क्योंकि इन्होंने देखो इन्होंने एक मतलब डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा किया था उस समय पर। तो उस वजह से जो है वो आज भी कहीं ना कहीं उसकी छाप दिखती है। जो हम देखते हैं हमारे जितने भी जो पोस्ट कॉलोनाइज कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया है, बहुत से ऐसे एरिया हैं जो बिल्कुल मतलब नेगलेक्ट कर दिए गए हैं, जो डिप्राइव हैं एकदम। तो वो इन वजह से भी है। तो ये भी एक फैक्टर है जो ह्यूमन डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं डिटरमाइन करता है, नेचर को। तो जैसे कॉलोनाइजेशन, आप ये तो आपको पता ही होगा कॉलोनाइजेशन क्या होता है कि भाई अपनी जो है कोई भी एक पावर जो होती है जो किसी दूसरी कंट्री में अपनी कॉलोनी बसा लेती है या सेटलमेंट बसा लेती है और उसके वहाँ पर रह रहे एरिया को फिर वो मतलब इसके पीछे मेन मकसद जो होता है वो ट्रेड का होता है, वहाँ से रॉ मटेरियल लाना और उसका फिनिश मटेरियल उनको भेजना। तो व्यापार ही वहाँ पे मेन मकसद होता है। उस वजह से वो थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं उस एरिया को, तो वो कॉलोनाइजेशन होता है। इम्पीरियलिज्म जो हमारे बहुत पुराने समय से होता आ रहा है, जो मुग़ल काल में भी अगर हम बात करें तो वो उस समय पर जो है वहाँ की अपने फोर्सफुली अपने पावर के बल पर वहाँ पर उनको वहाँ जीतते थे और या तो फिर वहाँ पे खुद रूल करते थे या फिर अपना किसी को भी बिठा देते थे वहाँ पर रूल के लिए, या किसी को अपने किसी को वो पावर दे देते थे उस चीज़ की। तो वहाँ के आइडिया को एकदम से चेंज कर लेते थे वो वहाँ के लोग। तो ये था इम्पीरियलिज्म जो पुराने समय से चलता आ रहा है बहुत। और कॉलोनाइजेशन जो अभी जो है 15th जो हमारी सेंचुरी है उसके अंदर ही ये स्टार्ट हुआ था। और या न्यू इम्पीरियलिज्म दिया हुआ है। तो न्यू इम्पीरियलिज्म और इम्पीरियलिज्म में डिफरेंस इतना कि पहले वाला जो इम्पीरियलिज्म था कहीं ना कहीं वो जो है पूरी तरह से वहाँ की जो है
उसको एनेक्स कर लेना एकदम, वहाँ की एरिया को, वहाँ के आइडियाज़ को हर तरह से, तो वो था एक किस्म से इम्पीरियलिज़म। जो न्यू इम्पीरियलिज़म था, मतलब जैसे अमेरिकन रेवोल्यूशन आया था लैटिन अमेरिका, इसमें जो है वहाँ पे उसको फ्री किया गया था अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद, जो 1780s के दौर में था। तो वहाँ पर उस समय पर जो है ये इम्पीरियलिज़म का एक किस्म से अंत किया था। तो उसके बाद न्यू इम्पीरियलिज़म चालू हुआ था। इन्होंने फिर जो है नए तरीके से जो है, जो एक किस्म से कॉलोनाइज़ वाला ही सिस्टम है कि उन्होंने वहाँ पर ट्रेड पर्पस से गए और वहाँ पर जो है कॉलोनी बसाई। इस तरह से जो हुआ वो न्यू इम्पीरियलिज़म की फॉर्म में आया है। तो बात वही है, किस्म से जो कॉलोनाइजेशन ही है वो लगभग न्यू इम्पीरियलिज़म की फॉर्म में आया। तो बाद में वो गए तो ट्रेड पर्पस से थे, फिर उन्होंने वहाँ पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ये है इसका बेसिक सा डिफरेंस। बाकी आगे देखते हैं। सोशल कल्चर फैक्टर भी हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन राइट वायलेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर एंड कास्ट, सोशल प्रॉब्लम्स लाइक क्राइम्स, टेररिज्म एंड वॉर। तो ये सब जो है सोशल कल्चर फैक्टर हैं, ये भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। जैसे ह्यूमन राइट वायलेशन हो गया, मानवाधिकार का जो उल्लंघन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है जो किसी भी बेस पर हो, चाहे वो रेस, रिलीजन, जेंडर और कास्ट के बेस पर जो होता है। सोशल प्रॉब्लम्स हैं जैसे क्राइम है, टेररिज्म है, वॉर है, ये सब कारण हैं सोशल कल्चर फैक्टर के अंदर आते हैं ये। और वो जो थे हिस्टोरिकल फैक्टर के अंदर थे, ये है पॉलिटिकल फैक्टर। इसके अंदर जो है नेचर ऑफ द स्टेट, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, कैसा गवर्नमेंट है, मतलब डेमोक्रेसी है या फिर डिक्टेटरशिप चल रहा है, तो नेचर कैसा है वहाँ पर, नेशन स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट है, ब्यूरोक्रेट स्टेट है, कैसा उसका नेचर है स्टेट का, तो ये इसमें देखा जाता है। तो ऑल अबव फैक्टर्स आर वेरी क्रूशल इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड दीज आस्पेक्ट्स हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस इन केस ऑफ इंडिया एंड मैनी अदर डेवलपमेंट। तो ये सब फैक्टर जो हैं बहुत क्रूशल हैं नेचर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट को डिटरमाइन करने के लिए, और इनका बहुत महत्व है इन केस ऑफ जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, इनके लिए। तो ये तीन जो है फैक्टर हैं, इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया विद ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1.20 बिलियन इज़ रैंक्ड 130 अमंग 188 कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। देखो आपकी जो रिसेंट जो बुक हैं उसके अंदर लेटेस्ट डाटा यही दिया हुआ है, 2016 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसके अंदर जो है 130 जो हमारा रैंक था इंडिया का, 188 जो कंट्री, 188 कंट्रीज़ हैं उसके अंदर। लेकिन जो अभी लेटेस्ट जो है उसमें 129 रैंक हो चुका है भारत का। तो ये है। आप बाकी जहाँ तक है आपसे पूछा जाएगा तो एनसीईआरटी में से ही पूछा जाएगा, तो आप इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से लेके चलना। भले करंट डाटा याद रहे ना रहे, लेकिन आप इसको ज़रूर याद रखना, क्योंकि मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन आएगा वो इसी बेस पे ही आएगा। तो देख लेते हैं आगे। जैसे ऊपर दिया वो मैंने, इंडियन का रैंक जो है 129 है, और अभी जो हमारा स्कोर भी है 0.647 हो चुका है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जो अभी 2019 का जो आया है तो उसके अकॉर्डिंग है। इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आगे देखते हैं। विद द कंपोजिट HDI वैल्यू ऑफ 0.624 इंडिया फाइंड हरसेल्फ ग्रुप्ड विद कंट्रीज शोइंग मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। तो देखो भारत जो है किस ग्रुप में आता है, ये आता है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है MCQs में कि भारत ह्यूमन डेवलपमेंट के किस ग्रुप में है ना, हाई में, मीडियम में या स्मॉल में, तो किसी तरह से भी आ सकता है। तो आप ध्यान रखना, भारत मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट में है UNDP 2016 के अकॉर्डिंग। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑल्सो प्रिपेयर्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर इट्स स्टेट एंड UTs बाय यूजिंग द इंडिकेटर सेलेक्टेड बाय UNDP। देखो भारत में भी जो है जैसे UNDP अपना जो होता है उनका जो एनालिसिस होता है वो कंट्री के ऊपर होता है, उनकी जो यूनिट होती है वो कंट्री को यूनिट मान के उसका एनालिसिस करते हैं। तो भारत के अंदर भी हमने एनालाइज किया है स्टेट्स का, तो उसके आधार पर हमने भारत की स्टेट्स को भी रैंक दिए हैं। जैसे हमारा केरला नंबर 1 आया है जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। जो अगर हम जो भारत में किसने की थी, तो ये भी ध्यान रखना, भारत में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली है वो जो हमारा प्लानिंग कमीशन है, जो प्रेजेंट में नीति जो आयोग है ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, जिसका नाम चेंज किया गया था, तो वो हमारे भारत में लेके आता है। सब्सिक्वेंटली ईच स्टेट गवर्नस ऑल स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द स्टेट लेवल। अब इसी तरह से देखो जो हमारा प्लानिंग कमीशन है उसने तो भारत को स्टेट के अंदर किया, हर स्टेट का रैंक वाइज उन्होंने बताया ह्यूमन डेवलपमेंट का। इस तरह से हर स्टेट ने भी जो है अपने अंदर जो है अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए किया। तो उनका जो यूनिट कौन सा था एनालिसिस का, उनका डिस्ट्रिक्ट था। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का क्या था, स्टेट था। और अगर हम UNDP की बात करें तो उनका यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या था,
उनका था कंट्रीज़। तो इस तरह से है। तो सब्सिक्वेंटली ईच स्टेट गवर्न ऑल स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द स्टेट लेवल HD रिपोर्ट using district as the unit of analysis. Although the final HDI has been calculated by the Planning Commission of India on the basis of 3 major indicators suggested by UNDP, तो मतलब जब भी जितना भी भारत में हुआ है वो वही 3 जो मेजर फैक्टर है उन्हीं के बेस पर ही किया गया है। भारत में भी जो HDI जो रिपोर्ट बनाई गई है वही हेल्थ, एजुकेशन एंड एक्सेस टू रिसोर्सेज, तो इन्हीं के आधार पर भारत में भी हुआ है। येट दिस रिपोर्ट ऑल्सो discussed other indicators like economic attainment, social empowerment, social distributive justice, accessibility, hygiene and various welfare measures undertaken by the state. अब कुछ और भी जो है फैक्टर्स हैं जिसको हमारे जो भारत की जो रिपोर्ट आई है उसमें डिस्कस किया गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो इंडिया की आई है उसमें जैसे इकोनॉमिक अटेनमेंट्स है, जो आर्थिक उपलब्धियां हैं, सामाजिक जो सशक्तिकरण है ना, और सामाजिक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, मतलब जो न्याय है, एक्सेसिबिलिटी, हाइजीन, वेरियस वेलफेयर मेजर्स, इन सभी को भी हमारे उसको मतलब उसके ऊपर कहीं ना कहीं डिस्कस किया गया है भारत की जो HDI रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो और इसमें हमने जो मेजर पोर्शन डिस्कस कर लिया है और आगे जो है अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। जो भारत की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें कुछ इकोनॉमिक अटेनमेंट्स है, जैसे सोशल एम्पावरमेंट है, तो आगे जो है अब इसी के बारे में, इन्हीं इंडिकेटर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।